ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि कोयटा में जो आला सतही जरगा हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि इन फैसलों से बलूचिस्तान में अमन कायम करने में कितनी मदद मिलेगी और क्या वाकई ही अमन कायम हो सकेगा? जी हाँ, बिल्कुल जरूर। देखें कि जो अभी वहाँ पे जिस तरीके से इंडियन प्रॉक्सी से फितनतुल हिंदुस्तान जो वहाँ पे एक्टिव है, तो जरगा जो है, देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है जो पश्तून के रिवायात के मुताबिक भी है, बलोच रिवायात के मुताबिक भी है, और वहाँ पे उनकी सारों की रिप्रेजेंटेशन है, और तमाम लोगों को जो मकामी कबाइल के लोग हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, तो उनसे ताउन की तवक्को है। और देखें 99.9% जो बलोच अवाम है वो मुहिब वतन है, और उनसे यकीनन वो अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं, और वो अफवाज पाकिस्तान को सर्व भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान के डिफरेंट जो इदारों में भी सर्व कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो वाकया हुआ था कल सुराग में, जिसमें जो हिदायतुल्लाह बुलेदी शहीद हुए, तो वो एक बलोच नौजवान थे और एक बैरोक्रेट थे, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है और पाकिस्तान के साथ भी लोग खड़े हैं, और हमें आइंदे भी इंशाल्लाह आप देखेंगे अफवाज पाकिस्तान के साथ ये शाना बशाना खड़े रहेंगे। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अब तो सरकारी तौर पे पहली दफ़ा सरकारी तौर पे इंडिया ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, और उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं जनरल अनिल चौहान, उन्होंने भी ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए ये बात तस्लीम की है कि पाकिस्तान ने उनके त्यारे मार गिराए हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? यहाँ देखें कि ये लोगों को तो पहले से पता था, कंफर्मेशन थी, अपोजिशन भी कह रही थी। आपने देखा होगा कि उनके एयरफोर्स के जो एयर मार्शल जो ब्रीफिंग्स के लिए आते थे, उन्होंने कहा कि ये लॉसेस जो है दैट इज पार्ट ऑफ वार। और इसके बाद सब्सिक्वेंटली पॉलिटिशियंस भी कहते रहे कि 5 जहाज गिरे, किसी ने कहा 6 जहाज गिरे। सुब्रमण्यम जो है बीजेपी के लीडर है, उन्होंने कहा 5 जहाज गिरे हैं। और अभी जो चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज है जनरल अनिल चौहान, उन्होंने कहा कि जी ये देखें जहाज गिरे हैं, ये नहीं है। उन्होंने कहा कि ये हम गिरने के बाद हमने रीग्रुप किया, रेक्टिफाई किया और जहाज को दोबारा उड़ाया, कन्फेशन किया। अब इनके पास जवाब नहीं है, वो हजीमत मिटाने के लिए इनके पास जवाब भी नहीं बन रहा, लेकिन कवर अप करने के लिए तरह तरह के बहाने तलाश रहे हैं। बट हाईएस्ट लेवल पे ऑफिशियली उन्होंने कन्फेशन की है कि जहाज गिरे हैं। और मेरा ख्याल में फ्रांस वाले वहां इंडिया पहुंचे हुए थे, और डिसॉल्ट वाले, अगर वहां पर उनको मौका दिया जाए, क्योंकि वो जहाजों को चेक करने आए थे आखिर क्या हुआ कि जहाज गिरे हैं, तो मेरा ख्याल में उससे भी चीजें मजीद निकलेंगी, वो कंफर्मेशन भी होती रहेंगी। लेकिन दुनिया मान चुकी है, दुनिया के पास इंटेलिजेंस भी है, सैटेलाइट्स भी हैं, कंफर्मेशन उनको ऑलरेडी हो चुकी है। क्योंकि इससे देखें कि नुकसान फ्रांस का भी हुआ है, इसराइल का जो मिसाइल जो ड्रोन था हेरो, वो गिराए गए हैं, और इसी तरीके से S-400 जो लेकिन ब्रिगेडियर रशियन साहब, टेक्नोलॉजी थी एयर डिफेंस की, वो दैट ब्रिगेड वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड। तो इंडिया ने अपने साथ बाकियों को भी ले डूबा। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, एक बात और भी है कि इसी इंटरव्यू में उन्होंने अपनी हिकमत अमली की नाकामी का भी एतराफ़ किया है। देखिए जी, हिकमत अमली इधर भी की, उन्होंने बात की है, लेकिन वो जो उनके एयर चीफ है वो बार बार कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हमें लेट डाउन किया, तेजास Mark 1 अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं। जो आप वादा ही क्यों करते हैं जो आप डिलीवर नहीं कर सकते हैं? सो लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है, और लेक ऑफ आप कहें कि ट्रस्ट है, और इसमें जिसको ऐसे मोरल नहीं है। तो देयर फोर जो पायलट्स हैं, इसका मतलब ये है कि उनका इतना वो ट्रस्ट उन जहाजों पर भी नहीं है जो जहाज वो उड़ा रहे हैं। अच्छा और जिस सर, तरीके से अभी ये सर एयरफोर्स पे तो उन्हें मार पड़ गई और मिसाइल में भी मार पड़ी, तो अब उनके जो भारतीय वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, वो कहते हैं जी अब किसी भी तरह का कोई मामला हुआ तो पाकिस्तानी जारियत का जवाब भारतीय बैरिया देगी। तो आप क्या समझते हैं, अब बैरिया को भी वो कोई दबरकुट लिखवाना चाहते हैं, या वाकई उनकी बैरिया इतनी मजबूत है? ऐसा ही है। देखें कि एयरफोर्स के साथ जो हुआ, इसके बाद जो पाकिस्तान आर्मी के ग्राउंड फोर्स ने एयर पे किया, आपको याद है 4 जो 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स थे, एक बटालियन हेडक्वार्टर था, अटली पोजीशन से लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन थी आपकी अटली ने जो वहां पे किया है। तो और इसके अलावा फतेह 1 फतेह 2 ने जो उनके साथ किया है, तो उसके बाद एयरफोर्स ने तो कमाल कर दिया। तो अब जो नेवी, आपकी नेवी बड़ी स्ट्रांग नेवी है, ऑलरेडी दे आर पेट्रोलिंग आपके जो
एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवादर से लेके कराची का जो आपका एरिया बनता है उसको भी कर रहे हैं। और देखे आईएनएस विक्रांत पहले भी मूव किया था, लेकिन हमारे शिप्स सबमरीन्स उस एरिया में गए थे तो वहां से वो रिट्रीव कर गए थे। तो पाकिस्तान के पास बड़ी जबरदस्त कैपेबिलिटीज है, उधर बाबर वन भी है, बाबर टू भी है, आपके सबमरीन्स भी हैं और बाकी शिप्स भी हैं, आपके पास जहाज भी हैं, तो आप फुली तैयार हैं। तो वो उनकी वो नहीं है। तो आपकी बात सही है कि ये एक नेवी रह गई थी तो उसको भी मार पड़ेगी। और वो और पाकिस्तान नेवी जो है देखें, ये भी रिसेंट एक्सरसाइजेस वगैरह कर चुके हैं और उनका लगातार ये एक्सरसाइजेस में रहे हैं। तो दे अंडरस्टैंड डायनेमिक्स क्या है और किस तरह इंडियन नेवी को उन्होंने अटैक ऑन करना है। अच्छा तो खान ऑलरेडी साहब, मेरे ख्याल में उनको भी एक बहुत हाँ साहब ये फरमाइएगा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत जंग छिड़ी तो अमेरिका को दोनों के साथ तजारती मुआहदे में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। पाकिस्तान तो तैयार है इन सारे मामलात पे। तो आप क्या समझते हैं कि इस बात के बाद जो इंडिया है वो भी जंगी जुनून में उसमें कोई कमी आएगी या वो ये मौका गवा देगा? नहीं जी, ये अभी जो वार मॉन्गरिंग है ये एक किस्म का रेट्रिक्स है, बयानबाजी है। वो हजीम को साल जो कुछ हुआ इनके साथ हुआ है वो कुछ साल्वेज करना चाहते हैं। तो देयर फोर देखें, इसीलिए भी कहते हैं ना कि पाज है का मतलब ये है वो कन्फेस नहीं करना चाहते हैं कितने लॉसेस हुए हैं। अगर वो कहते हैं कि ये सब चीजें अभी ठीक हैं तो उसके बाद लोग पूछेंगे आप बताएं कि कितने जहाज गिरे हैं, कितने बंदे मरे हैं। तो उस पर एक वो फैक्टर है। और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पाकिस्तान को लीडरशिप की बड़ी तारीफें की हैं, लोगों की बड़ी तारीफें की हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का एक डेलीगेशन भी जा रहा है वो टैरिफ पे बात करने के लिए। सो पाकिस्तान हैज एक्टेड एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट थ्रू आउट। और हमने यूनाइटेड नेशन चार्टर को भी फॉलो किया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ऑन बोर्ड लिया है। अभी भी हम जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, हमारे स्टेटमेंट्स ऑफिशियली भी आ रही हैं, बहुत मेच्योर स्टेटमेंट्स होती हैं। अनलाइक देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी जो गुजरात में जाकर बयान दिया कि मेरी गोली है, तो वो मतलब बॉलीवुड की फिल्मों में ऐसा होता है, बाकी मार तो उनको ऑन पड़ रही है। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो ये कहा कि पाकिस्तान को किसी दबाव में नहीं लाया जा सकता और जनूबी एशिया में जो इस्तेहकाम है वो मसला कश्मीर के हल के बाद ही, वहाँ अमन के बाद ही हो सकता है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? यहाँ देखें कि साउथ एशिया में जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोर इशू है वो जम्मू एंड कश्मीर का इशू है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 18 रिजर्वेशन है फॉर प्लेबिसाइड जो यहाँ पे होना है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है। और इसमें जो फरीक भी है पाकिस्तान है, इंडिया है, कश्मीरीज और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें फरीक है। तो सो पीस एंड स्टेबिलिटी इस खित्ते में लिंक करती है विद विद सोल्यूशन ऑफ द इश्यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। तो अगर वो नहीं होता देखिए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। और 3 जंगें हम पहले भी लड़ चुके हैं, जैसे चीफ ने कहा, तो 3 जंगें हम कश्मीर पर लड़ चुके हैं, तो मजीद 10 लड़ने को भी तैयार हैं। और कश्मीर इस अब जगलर वैन है। और जिस तरह कायद आज़म ने कहा तो चीफ की भी यही सोच है कि हम इसको कंप्रोमाइज कर नहीं सकते हैं। कश्मीरियों की जो कुर्बानियां हैं हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो और देखें इस इश्यू को रिजॉल्व होना है क्योंकि इसमें रेजोल्यूशन जो है वो इंटैक्ट है। सो देयरफॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी अंडरस्टैंड्स। और देयरफॉर देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने शुरू में जब सीज फायर की बात की, he said कि हम रेडी हैं टू मीडिएट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन जम्मू एंड कश्मीर। और इसके अलावा देखें इसके बाद जो ट्वीट की थी मार्को रूबियो ने, तो उन्होंने भी ये कहा था पाकिस्तान और इंडिया दे विल डिस्कस ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट ए न्यूट्रल प्लेस। इसका मतलब था ब्रॉड सेट का इश्यूज की बात होती है तो आपके जम्मू एंड कश्मीर की बात होनी थी, आपका इंडस वाटर ट्रीटी की बात होनी है, फिर इसके बाद आपके इंडियन टेररिज्म इन पाकिस्तान की बात होनी है, और फिर यकीनन लास्ट में ट्रेड की भी बात हो सकती। अच्छा ब्रिगेडियर साहब अब थोड़ी सी ज़रा इसराइल पे बात कर लेते हैं। फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़ा का जो 2 रियासती हल निकालने के लिए कॉन्फ्रेंस होने जा रही है आइंदा माह, आप क्या समझते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के लिए अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में 8 बुनियादी मौज़ूआत जो हैं वो तो सिलेक्ट कर लिए गए हैं, लेकिन आपके ख्याल में क्या मसला जो फ़लस्तीन है वो इस मामले के बाद हल हो जाएगा? देखें कि ये अभी जिस तरह की रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और स्पेशली सऊदी अरब को भी जो एक्सटेंड है, जो मैसेज कन्वे प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी किए गए हैं
यूएई ने भी बात की है, कतर ने बात की है। आप देखें जीसीसी के कॉन्फ्रेंस पे प्रेसिडेंट ट्रम्प वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे उन्होंने एक बात की है, एक पैलेस्टीनियन स्टेट की बात की। और रिसेंटली हमने देखा है कि जो फ्रांस का स्टैंड है वो बहुत पॉजिटिव रहा है। यूनाइटेड किंगडम ने बड़ा पॉजिटिव स्टैंड लिया है इसराइल के अगेंस्ट, और उन्होंने कहा कि सब अभी दुनिया में सब ममालिक जो है, देखे इसराइल को निकाल के बाकी सब तो टू स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। और अभी जिस तरीके से अभी सऊदीज ने क्लेम किया था एक डेलीगेशन भेजने को, जिसको इसराइल ने रोका हुआ है, कि उन्होंने जाके वेस्ट बैंक में जाके वहां पे महमूद अब्बास से मुलाकात करनी थी, फॉरेन मिनिस्टर। इसमें तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर शामिल थे, इजिप्ट के भी थे, मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज के लोग शामिल थे। उसमें एक मैसेज देना था कि ये इसराइल फलस्तीन को हम रिकग्नाइज करते हैं एज ए सोवरेन स्टेट। और एक मैसेज था इसराइल के लिए भी था। मेरा ख्याल में इस हिसाब से दुनिया में अब ट्रम्प को भी मानना है, क्योंकि ट्रम्प जब मिडिल ईस्ट आए थे तो वो इसराइल नहीं गए हैं। अब सीज फायर लाइकली आजकल में होने वाला है, तो एक प्रेशर भी इसराइल के ऊपर है। तो दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इसराइल को सपोर्ट करेगा, क्योंकि द ओनली सोल्यूशन इस टू स्टेट सोल्यूशन है जो 1967 के और उसके जो एरिया उस वक्त था उस हिसाब से बनेगा। और इसमें इंडिपेंडेंट एक फलस्तीनियन स्टेट होगी जो वेस्ट बैंक में है, और गजा इसमें शामिल।